हेलो गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी लूप में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि चैप्टर ख़त्म होते होते इस चैप्टर के हर डाउट, हर कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये चीज़ जो है कोई भी इनकार नहीं करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड भी दिमाग में आते ही होंगे। क्या क्वेश्चंस है कि इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब बनी कैसे, है ना। और ये अगर चलो बन भी गई तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वायर्स के अंदर ही क्यों फ्लो होती है और कैसे होती है वायर्स के अंदर फ्लो। और हमने कहा कि कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कंट्रोल करते कैसे हैं हम इसको। आते हैं ना सारे क्वेश्चन, तो ढूंढेंगे इन्हीं सब का जवाब हम, ठीक है। और मिल भी जाएगा, पता ही है तुम लोग को, यहाँ पे हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। तो सबसे पहले एक सिचुएशन समझो। इससे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ना अभी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पहले। तो उसके लिए एक सिचुएशन समझो कि जब भी आप अपने ड्राई बालों के अंदर कॉम्ब फेरते हो, प्लास्टिक की जो कॉम्ब होती है, और उसके बाद उसी कॉम्ब को पेपर के कुछ पीसीस के सामने ले आओ, क्या होगा। कॉम्ब जो है पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। क्यों करती है, कैसे हुआ ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कॉम्ब के ऊपर आ गया, वो अब फोर्स एक्सर्ट करने लग गया है पेपर के पीसेस के ऊपर भी, इसलिए वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। नहीं आया अच्छे से समझ? चलो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझो, फिर समझ आएगा और अच्छे से। देखो, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं साथ में। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज की, जो दो अपोजिट चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एग्जांपल से समझो कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे ये, और दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को धक्के मारते हैं, एक दूसरे से दूर भेजते हैं। इतना समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफली। ये तो सिर्फ टाइप्स पढ़ लिए हमने, है ना। तो एसआई यूनिट जो है चार्ज का होता है कूलॉम्ब। क्या होता है? कूलॉम्ब। और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर सी से, ठीक है। तो ये जो कूलॉम्ब है ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 19 × 10⁻⁹ न्यूटन की एक इक्वल चार्ज पे, जो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी के ऊपर बैठा हुआ है। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। अब ये सबको पता है कि मैटर जो है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, उनके अंदर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम्ब, और यही सेम चार्ज नेगेटिव बट होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। और ये जो कूलॉम्ब है आपका, तो उसको समझो कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितना चार्ज है उतना एक कूलॉम्ब होता है। समझ आया कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब आगे चलो, क्या है, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? देखो, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं, लोहे वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से जो है कंडक्ट कर लेते हैं, और चार्ज बड़े ईजिली उनके अंदर से फ्लो हो जाता है। और लकड़ी वगैरह होगी उसके अंदर से ईजिली फ्लो होता ही नहीं। तो ये भेदभाव क्यों सब्सटेंसेस के बीच में? इनके बीच में भी बात आ गया क्या कि भेदभाव होना शुरू हो चुका है अब, कि एक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, एक के अंदर नहीं हो रही है। देखो, कोई भेदभाव नहीं है, सीधा सा आंसर समझो इसका क्या है कि हर कंडक्टर के अंदर जो है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली जो है बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियाई से। जो भी उसका एटम होगा उसके न्यूक्लियाई में बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ईजिली इधर उधर कहीं पर भी घूम सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। इंसुलेटर जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, इस वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो है ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर ये इतना बड़ा डिफरेंस होने का। अब आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा और समझें तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है हमारे पास। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो एक मोशन में रहती ही नहीं है कभी भी, ठीक है, हमेशा रेस्ट पे रहती है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग होगी, बिजली चमकती है जो। और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मोशन में रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल लो तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं
वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम करंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक हमारा टॉपिक नहीं है इसके अंदर, इतना समझ लो। अब ये समझते हुए अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक छोटा सा ना टेस्ट चार्ज लो, टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा है वो चार्ज, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। फिर होगा क्या उससे कि जो दूसरा चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो जो है उसके ऊपर फोर्स लगाना, फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को भी, है ना, उस फोर्स के खिलाफ जाने के लिए, जो रिपल्शन की वो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के खिलाफ जाने के लिए। तो ये जो वर्क इसने किया, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, फील्ड है सॉरी, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिनोट करते हैं इसे V से, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। आई होप समझ आ गया होगा ये भी अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे चलो, अब एक टर्म आती है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, बिल्कुल ठीक समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड है कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये होती है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इसको जो है हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क डन ओवर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं PD से भी, और V भी कह सकते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला बनता है W/Q, जहाँ पे W क्या है, हमारा वर्क डन, और Q चार्ज है। SI यूनिट इसका वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलॉम, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के ज़रिए से, जो हमेशा पैरेलली सर्किट में लगाया जाता है। और इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, ताकि छोटे मोटे करंट से जो है कैलकुलेशन में, हमारी मेजरमेंट में ज़्यादा फर्क ना आ जाए, इसलिए हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी। इतना समझ आ गया। तो अब ये जो दो टर्म्स आपको समझ आ गया, तो मतलब आप रेडी हो चुके हो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। बहुत बढ़िया। फिर तो अब क्या होता है कि जब दो चार्ज्ड बॉडीज जो हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली उनका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा अलग है, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी मेटल वायर से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, ठीक है। तो ये जो फ्लो होना शुरू हुआ है चार्ज का, क्यों हुआ, सोचा? कोई बात नहीं, बता देते हैं ये भी कि क्यों हुआ ये चार्ज। देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली इसी वजह से फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की इधर से एक डेफिनेशन बनाई जाए तो वो बनती है कि मैग्नीट्यूड करंट का एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उसे हम डिनोट करते हैं I से, और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q यहाँ पे चार्ज है और T टाइम है। SI यूनिट इसका होता है एम्पेयर, और एक और यूनिट हम यूज़ करते हैं मिली एम्पेयर, और जो कि होता है 10⁻³ एम्पेयर की इक्वली। इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है एमीटर, जो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, और इसकी जो रेजिस्टेंस है काफ़ी लो होती है, ताकि नेग्लेजिबल से नेग्लेजिबल करंट को भी जो है ये ईजिली मेजर कर पाए। समझ आ गया इतना? बहुत बढ़िया। फिर तो अब क्वेश्चन है कि ये जो करंट है ये कॉन्टीन्यूसली फ्लो कैसे करता है ना, बीच में रुकता नहीं बिल्कुल भी तार में। देखो इसका सिंपलेस्ट जो तरीका है इस पूरे के पूरे कॉन्टीन्यूस फ्लो को बनाए रखने का, वो यही है कि एक हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखें। उसको मेंटेन रखने का सिंपल सा जरिया ये है कि हम जो है कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के आसपास एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना। सेल पता ही आप लोगों को, सेल अटैच करते हैं। अब इसके अंदर हो रही होती हैं केमिकल रिएक्शंस कुछ, यही केमिकल रिएक्शंस जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तो करंट भी चलता रहेगा। ये भी समझ। अब आप लोग पूछोगे कि ये जो करंट है वो वायर के अंदर कैसे फ्लो होता है, ये तो बता दो। चलो मान लो कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सोर्स नहीं है, तो होगा क्या वायर के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है घूमना फिरना शुरू कर देंगे अपना, ठीक है। अब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाना तो ऑब्वियसली करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, जब बैटरी कनेक्टेड होगी, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, अब ये याद पता होगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिव चार्ज है उनके अंदर, तो वो मूव होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ।
तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई ये बात भी? आएगी होगी, बहुत बढ़िया। फिर तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पहले तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी भी जान लें कि होती क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्टिन्यूस पाथ है ये, जो वायर हैं जिसके अंदर और रेजिस्टेंसेज हैं, बाकी बल्ब वगैरह, जो बैटरी के या सेल के दो टर्मिनल्स के साथ जुड़ा हुआ है और जिसके अलोंग जो है करंट फ्लो हो रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को दर्शाने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं हम, जैसे कि हम सेल के लिए जो है इस सिंबल का यूज़ करते हैं, और दो सेल जब मिल जाते हैं तो बन जाता है बैटरी, तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिंबल जो है मीटर का होता है, और ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। ये होता है गैल्वेनोमीटर का सिंबल, और ये हम बल्ब के लिए यूज़ करते हैं। समझ आ गए? तो बहुत बढ़िया। तो इसी की मदद से बस इन सिंबल्स के हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, कि जैसे कि ये है जिसके अंदर रेजिस्टेंस, एमीटर, स्विच है, हमारे पास एक सेल है, और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया। फिर तो बस इतना ही था इस लेक्चर के लिए। आई होप अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। आ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अब वीडियो को लाइक भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर भी कर दो प्लीज़। कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट कर देना नीचे। बाकी और किसी तरीके से मेरे से संपर्क करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हर किसी का लिंक मिल जाएगा, तो देख लो वो भी। धन्यवाद।